नमस्ते, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत। अशोक भाई, हमेशा नमस्कार। की तरह विषय अब तो ऐसा इतने ज़्यादा हो जा रहे हैं कि कहाँ पकड़ें, किसको छोड़ें। लेकिन मुझे लगता है कि 2 विषय के अगल-बगल ताना-बाना बन रहा है। एक मुझे लगता है कि धीरे-धीरे विचारधारा की जो बात इस देश में होती है कि एक आरएसएस की विचारधारा है और एक देश के एक आम संविधान की, लोकतंत्र की, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, उसपे डिग्री का फैक्टर हो सकता है, लेकिन एक वो विचारधारा की लड़ाई चल रही है। और मैं इस बात को इसलिए रेखांकित कर रहा हूँ कि धीरे-धीरे अ, देश संविधान से चलेगा या देश मनुस्मृति से चलेगा और मनुस्मृति की विचारधारा कहाँ पे है ये। लेकिन कुछ कभी-कभी अजीब-सी चीज़ होती है। अब एकदम से मोहन भागवत जी खड़े हो गए। उन्होंने कुछ बयान दे दिए पूना में और बयान दे दिए तो उसके बाद तूफ़ान आ गया। कभी-कभी लगता है कि सब लोग एक हैं, फिर लगता है कि भई एक है तो ये कौन-सी एकता है? एकता में अनेकता, ये कौन-सी एकता है? तो ज़रा इस पे जो आपको का टेक क्या है? आप कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, ये सर्वाइवल की लड़ाई है, वजूद की लड़ाई है। क्योंकि मैंने किसी प्रोग्राम में एक कहानी सुनाई थी, मैं इसको रिपीट करता हूँ। तो क्योंकि कुछ लोगों को धर्म के बात बात से ही पता पड़ता है। आडवाणी जी का एक भाषण था, जब आडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू की थी सोमनाथ से, तो मैं उन भाग्यशाली लोगों में से था कि जो सोमनाथ से रथ यात्रा कवर कर रहा था। तो उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी ने कहा कि किसी को अरिथमेटिक भी सिखाना हो तो धर्म के थ्रू सिखाओगे तो जल्दी सीख जाएगा। तो कुछ बातें धर्म के थ्रू इनको समझ में आती है। एक जो हमारे यहाँ भगवान के जो अवतार बताए गए हैं, उसमें एक बटुक का अवतार है। एक बाली करके एक राजा था, बहुत सर्वश्रेष्ठ हो गया था, पृथ्वी, लोग और सब दूर उसकी राज था। स्वर्ग लोग भी जीत लिया था, पृथ्वी लोग भी जीत लिया था, भगवान हाहाकार कर रहे थे। लेकिन उस बाली के साथ एक अच्छी क्वालिटी थी, वो बहुत ज़्यादा दानशूर था। तो ये एक छोटे वामन, छोटे बच्चे, एक छोटे ब्राह्मण, 3-4 फुट का ब्राह्मण बन के गए विष्णु जी और उससे दान माँगा। यज्ञ चल रहा था तो उसने कहा, तो मैं दान दे दूँगा तुम्हें, तुम जो चाहे माँगो पंडित। उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ़ 3 पग धरती चाहिए, 3 पग धरती। तो वो ज़ोर से हँसे, बोले, पूरा स्वर्ग मेरा, पृथ्वी मेरी, जो चाहिए आप, जहाँ धरती चाहिए ले लो। जब उसने पहला पग उठाया, तो फिर उसने अपना वो विशाल रूप धारण किया कि पहले एक पग में ही पूरी पृथ्वी नाप दी, दूसरे पग में स्वर्ग नाप दिया। बाली बोले, महामहिम, ये तो आपको दोनों आप चीज़ें आपकी हो गई। अब मेरे पास बचा ही नहीं कुछ देने के लिए। तो बोला, नहीं, तीसरा पैर तो रखना है, कहाँ रखूँ? तो बाली ने अपना सर दे दिया। उनने उठा के उस सर पे पैर दबाया और बाली को पाताल लोक भेज दिया। ये कहानी है पुराणों की। मैं इस कलयुग में इसलिए सुना रहा हूँ कि जब मोदी जी आए, तो उनके पास विलक्षण कलाएँ थी और मोदी जी आने के बाद उन्होंने सबसे पहले 2014 में सत्ता पे पूर्ण रूप से कब्ज़ा कर लिया। मतलब मंत्रिमंडल में कौन क्या, इसमें भी संघ को थोड़ा साइड को रख के कि आप मुझे करने दीजिए, मैं आपको रिजल्ट दूँगा। ऐसा लॉलीपॉप देकर, कुछ ज़रा संघ की 1-2 बातें सुनो करके पूरी सत्ता कब्ज़े में ले ली। पहला पैर रखा, दूसरा पैर रखा, संगठन कब्ज़े में ले लिया। जो पहले पैर में मैं सत्ता बोलता हूँ, केंद्र की नहीं, विभिन्न राज्यों की भी सत्ता। सरकारें गिरा के, ये करा के, वो करा के। तब से मोहन भागवत ज्ञान दे रहे थे कि ये तोड़-फोड़ ठीक नहीं है, दूसरे लोग अपने पार्टी में आते हैं, विचारधारा डाइल्यूट हो जाती है, नहीं आना चाहिए। लेकिन उनका सुनना ना सुनना करके चलते रहे। संगठन पे दूसरे पैर में और तीसरा पैर अब वो संघ पे रखने जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि 2024 के चुनाव में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, ये संघ के लिए अकल्पनीय था। फिर संघ ने अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया। 370 की बात करने वाले 270 नहीं पहुंचे, टेक्निकली 180 पहुंचे, मशीनों की कृपा से 240 पहुंचे, बैसाखियों पे सरकार आ गई। उसके बाद इन नेतृत्व ने यह तय कर लिया कि
संघ यदि ऐसा करता रहेगा तो हम संघ के भरोसे नहीं रह सकते। फिर हरियाणा और महाराष्ट्र में मशीनों का खुल के खेल हुआ और उसके बाद संघ बिगड़ गया, क्योंकि 2029 में जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी 500 पार जाना ही है, कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में टिकट भी नॉन संघियों को दी गए या नॉन संघ बैकग्राउंड की दी गई है, तो वो सिर्फ इन दोनों के लॉयल होंगे और फिर वही तय करेंगे कि देश कैसा चलेगा, ये दोनों तय करेंगे। उसमें संघ भी आता है। संघ लगातार प्रेशर बना रहा है बीजेपी पर। संघ वापस संगठना पे, भाजपा के संगठना पे अपना कब्जा जमाना चाहता है या अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो रही है, उसको लेके खींचातान चली रही है। इसी बीच मोहन भागवत ने जो जब देखा कि हर जगह मंदिर मस्जिद में वो ढूंढे जा रहे हैं, शिवलिंग ढूंढे जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई राम मंदिर एक बहुत बड़ा आंदोलन था, एक एक अपनी विरासत की बात थी, को ठीक है, हो गया राम मंदिर। राम मंदिर की शुरुआत हो गई, प्रतिष्ठा हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मंदिर बन ही रहा है, बन जाएगा। लेकिन अब हर मस्जिद में मंदिर ढूंढना मत, ये मत ढूंढो शिवलिंग, उससे समाज का ताना बाना खराब हो जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा वक्तव्य दिया कि कुछ लोगों को लगता है कि वो राम मंदिर बनाने से हिंदुओं के नेता हो गए। ये गलत फहमी है, क्योंकि हिंदुत्व का नेतृत्व बीजेपी संघ अपने पास रखना चाहता है। फिर उन्होंने जो तीसरा वक्तव्य दिया वो थोड़ा और आगे जाके था कि धर्म की सही व्याख्या करने वाले लोग चाहिए। अधूरा या आधा ज्ञान धर्म के बारे में जिनके पास है, यदि वो धर्म समझाने लगे तो फिर अधर्म हो जाता है। फिर लगातार अपने यहां अराजकता होती है, दंगे होते हैं। उन्हें कहा ये काम किसका है? पंथ, कथावाचक, ये तमाम जगत गुरु, मंडलेश्वर, इन लोगों का काम है कि लोगों को धर्म सही समझाए। क्योंकि प्रवचनकार, उद्बोधक, पंथ, धर्म की अलग अलग गद्दियां, ये इस पे देश को गर्व है, ये देश की विरासत है। लेकिन हमारा धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। हमारा धर्म अहिंसा का धर्म है, हिंसा को जगह नहीं। हमारा धर्म सर्वसमेची है, विघटन की बात नहीं करता। अब साहब, ये जो रोज सुबह उठ के जिसको ठर्रा चाहिए हो, उसको आप ग्राइप वाटर दोगे तो वो तो इरिटेट होगा क्योंकि ये लोग ठर्रे पे जा चुके हैं और उनको लगा क्या हो गया। उसके बाद डायरेक्ट मोदी जी तो कुछ नहीं कहेंगे, अमित शाह भी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जिन लोगों ने प्रखर होकर बोलना शुरू कर दिया, देवकीनंद ठाकुर सबसे पहले बोले, कथावाचक है। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं मोहन भागवत जी का नाम नहीं लूंगा, मैं आदर करता हूं, उनको आदरणीय है वो, लेकिन संघ को समाज की भावनाओं को समझना चाहिए। अपना अपना विचार संघ समाज पे नहीं थोप सकता। इनडायरेक्टली वार्निंग दी उन्होंने। उसके बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य, जो केंद्र के बहुत नजदीक है सत्ता के, और वो तुलसी पीठाधीश्वर है, जगत गुरु कहलाते हैं। उन्होंने तो सीधा कह दिया कि हम मोहन भागवत से बिल्कुल असहमत हूं, मैं बिल्कुल असहमत हूं, और मोहन भागवत अनुशासक नहीं है हमारे, हम अनुशासक है संघ के। संघ हमको ज्ञान न दे, हमसे ज्ञान ले। उसके बाद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने कहा कि संघ हमेशा सुविधा की राजनीति करता है। जब राम मंदिर बनाना था तो तब मस्जिद में मंदिर दिख रहा था, अब चीजें हाथ से जा रही है तो संघ कह रहा कि नहीं करो नहीं करो। संघ राजनीति करता है, सीधा आरोप लगाया। रामदेव बाबा ने बोला कि मैं मोहन भागवत जी से असहमत हूं। एक अभी मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था, एक संत की नाम भूल गया, उनने कहा कि मोहन भागवत पे या तो तालिबानी हावी हो गए हैं या उनकी उम्र हावी हो गई है।
अब ये तो हो गए संतों की बात, और जो अंध भक्त ट्विटर पे जो ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, मोहन भागवत गादी खाली करो, मोहन भागवत आप में दम नहीं है, आप भाग रहे हो, आप भाग जाओ, जो हमारा अधिकार है हम लेके रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। ये तमाम बातें जो हो रही है, ये सीधी संघ वर्सेस नागपुर वर्सेस दिल्ली है, समझ लीजिए आप। इन लोगों की औकात नहीं कि ये इतनी बड़ी बातें कहें। जो मोहन भागवत जी ने कहा, यदि वही मोदी जी या शाह कहते हैं तो इनकी किसी की औकात नहीं थी बोलने की। संघ थोड़ा बीजेपी, संघ अपने हर वर्टिकल को आकलन करता है। मुझे लगता है संघ कहीं, वर्तमान संघ का नेतृत्व बीजेपी का आकलन करने में थोड़ी गलती कर दी। बाकी वर्टिकल जैसे बाकी जो उनकी शाखाएं हैं, वैसी बीजेपी शाखा नहीं है। बीजेपी वो शाखा है जिसके पास सत्ता आने पे मसल पावर और मनी पावर आ जाता है। मनी पावर तो बताने की जरूरत ही नहीं सत्ता में रहने वाले लोगों को। और मसल पावर, मैं गुंडे बदमाश नहीं कह रहा हूं, मसल पावर जो है वो एजेंसियों का है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। आज मुझे बताइए कितने जगत गुरु और कितने आखाड़े, कितने जगह कितनों के कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, आपसी दावे चल रहे हैं। तो ये सब सरकार के अनुकंपा पे है, इसलिए इन्हें वही बोलना है जो स्क्रिप्ट दिल्ली से जाएगा। और यदि इन लोगों ने फ्रंट खोल दिया है तो आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में आनंद जी अभी कुंभ होने वाला है, धार्मिक धर्म संसद होगी। हमने कई धर्म संसदें देखी हैं, कई कुंभ में हमने देखा है कि मोहन भागवत जी सेंटर में बैठे हैं, दोनों तरफ से संत समाज बैठा है, और विचार संघ के रहते हैं और शब्द इन संतों के रहते हैं। इस बार विचार दिल्ली के होंगे और शब्द संतों के होंगे। क्या मोहन भागवत का निषेध करने का प्रस्ताव पारित होगा? क्या मोहन भागवत को डिसोन करेगा? ये संघ के लिए सर्वाइवल की लड़ाई हो गया है। इतना सारा संघ पे हमला होने के बाद संघ चुप है, क्योंकि संघ कोई भी चीज बहुत कैलकुलेशन के साथ करती है। संघ ने पूरे कैलकुलेशन के साथ ही बात की, क्योंकि संघ चालक ऐसे ही यूं ही स्टेटमेंट नहीं देते। संघ में एक प्रक्रिया है, कोई भी स्टेटमेंट आने के पहले उसमें पूरे ग्रुप के साथ विचार विनिमय होता है। तो जो मैं 2019 में कहता था और जिसके लिए लोग नाराज होते थे, वो मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है अभी। संघ के अच्छा, इसमें भाई मैं मोदी जी और अमित शाह की गलती नहीं मानता। उनने तो बबूल के कांटे उतार के रास्ते में पिरोए हैं। ये बबूल बोया किसने? बबूल का पेड़ लगाओगे, आम की अपेक्षा करोगे। मोदी जी को आम का पेड़ लगा देते तो मोदी जी आम दे देते आपको। मोदी जी को आपने बबूल लगा के दिया, मोदी जी ने कांटे उठा के दे दिया आपको। अब इसकी चुभन जो है, हम बार बार कह रहे थे कि ये बबूल मत लगाओ, इसको समाज रक्त रंजित होगा। आने वाले समय में संघ भी स्प्लिट होगा तो शिवसेना जैसा मुझे डाउट है, और भाजपा में भी स्प्लिट होगी तो कोई बड़ी बात नहीं कहती, यदि संघ अपने पे आ ही गया तो ये अंदरूनी संघर्ष, ये जो बाहर अंबेडकर जी और ये बाकी तो ये संघर्ष तो झेल ही रहे हैं, लेकिन एक नया फ्रंट जो खुला है, हमें ये लग रहा था कि संघ जब बात करता है तो उस पर रिएक्शन देती नहीं बीजेपी। बीजेपी शांत रहती है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन इस पे बोलने के लिए बोलते वरिष्ठ है, हम नहीं बोलेंगे कुछ। लेकिन ये पहली बार हुआ कि मोहन भागवत पे छू किया गया किसी को, और ये जो लोग हैं ये टूट पड़े हैं, और एक के बाद एक तादाद बढ़ रही है मोहन भागवत जी को ट्रोल करने वाली। अशोक भाई, मैं एक एक प्रश्न और है, वो थोड़ा इसलिए कि करंट है, 2-4 दिन के डेवलपमेंट है, चल रहा था धीरे 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 धीरे, लेकिन अब वो बहुत सामने आ गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पहले अनाउंस कर दिया था कि हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, और उसने 70 सीट की बात भी कर दी। फिर शीतकालीन सत्र चलता है, उसमें अडानी वाले इश्यूज पे इंडिया गठबंधन में दरार साफ साफ दिखाई पड़ती है कि अडानी को कुछ पार्टी कहती हैं हम नहीं करेंगे।
लेकिन वहां पे अखिलेश यादव जी दिल्ली में जाते हैं और अनाउंस करते हैं कि हम यहाँ पे आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे। वो 0 सीट पे लड़ रहे हैं। वो कोई नहीं लड़ रहा है, लेकिन कहते हैं कि हम यहाँ आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे। वो कहना कुछ और चाहते थे, जो भी राजनीति का समझता है उसकी समझ में आ रहा है कि कहीं ये कम्युनिकेशन कहीं और के लिए। अब कांग्रेस ने ये पूरी तरह से घोषित कर दिया है कि वो पूरे दमखम के साथ दिल्ली इलेक्शन लड़ रही है। संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, अलका लांबा आतिशी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। ये लोग मान रहे हैं कि ये लोग हारेंगे, लेकिन दमखम के साथ पूरी जितनी ताकत है उसके साथ लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपने नो। अब 2 चीज़ें हैं। एक ये कहा जा रहा है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं, भई जब गुजरात में आम आदमी पार्टी लड़ रही थी तब किसी ने नहीं बोला था कि सब लोग कह रहे थे हमसे कि हमें बड़ा दिल, हमें बड़ा दिल। तो यहाँ पे अगर हमें अपने लड़ना है और अगर हम ठीक से लड़ रहे हैं तो इसमें कौन-सी खराब बात है? मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूँगा, क्योंकि ये भी आने वाले देखिए, समय अच्छा सबको मैं बस एक चीज़ अशोक भाई पूछूँ, थोड़ा ब्रीथिंग टाइम सबके पास है, क्योंकि अब 2 कांग्रेस 2029 की तैयारी में लगी है। तो उसको लगता है 4 साढ़े 4 साल है, कुछ खराब भी होगा तो फिर हम रिकवर कर लेंगे। मैं थोड़ा इस पे एक आपकी राय जानना चाहूँगा। देखिए, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की रणनीति इंडिया गठबंधन में हमेशा अलग-अलग करनी होगी। ये एनडीए में भी दिखता है, लेकिन एनडीए डिस्कस नहीं होता। बाकी जगह पे बहुत थोड़ा यहाँ छींक भी दे तो बहुत लोग बोलते हैं सुनामी आ गई, और वहाँ सुनामी आ गई तो भी लोग दुर्लक्ष करते हैं। क्या शिवसेना राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ी? एकनाथ शिंदे की। क्या शिवसेना के साथ गठबंधन था वहाँ पे, तो यहाँ पे करेगा? राष्ट्रवादी कांग्रेस गठबंधन में है एनडीए के। राष्ट्रवादी कांग्रेस बिहार में क्या एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी? गुजरात में क्या एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी? हर रीजनल पार्टी का अपना देखिए, अखिलेश जी कर सकते हैं क्योंकि अखिलेश जी का कोई क्लैश नहीं है। अखिलेश जी यूपी में हैं। अखिलेश जी ने ये हरियाणा में भी कह दिया था कि हमको एक सीट नहीं चाहिए, हम कांग्रेस को समर्थन देंगे। भाई, अखिलेश जी यूपी में हैं, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में है, थोड़ा बहुत मतलब 1-2 सीट महाराष्ट्र में है, और वो इंडिविजुअल सीट है, वो नेता इंडिविजुअल है अपने। अब 1 सीट गुजरात में मिल गई उनको, क्योंकि वो नेता किसी भी पार्टी का टिकट उसको एक सिंबल चाहिए होता है। चुनाव वहीं जीतता है, कभी एनसीपी की तरफ से, कभी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से नहीं लड़ता वो। तो किसी भी क्षेत्रीय दल का नाम लेके खड़ा हो जाता है, वो लड़ लेता है। लेकिन आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का एक अलग रिश्ता है। आम आदमी पार्टी सबसे पहले दिल्ली में आई, क्या किया उसने? पूरा कांग्रेस खा गई और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपना सिक्का जमाया। पूरा का पूरा कांग्रेस का वोट शिफ्ट हो गया, कांग्रेस 0 पे आ गई। बीजेपी का वोट प्रतिशत 30 से 35% है विधानसभा में, वो बरकरार है। बाकी कांग्रेस का घट गया, आम आदमी पार्टी का बढ़ गया। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को रिप्लेस किया पंजाब में। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस करने जा रही है गुजरात में। लोकसभा भले ही साथ में लड़ी हो, लेकिन विधानसभा में तो करीब-करीब 12% वोट लेके कांग्रेस का बस वहां पे वजूद खत्म कर दिया। तो कांग्रेस को यदि आम आदमी पार्टी से विधानसभा में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो फिर कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। जैसी यूपी में हो गई, जैसी बिहार में हो गई, जैसी बंगाल में हो गई, जैसी तमिलनाडु में हो गई। जहां-जहां आप पार्टनर के साथ गए, सुशील कुमार शिंदे जनरल सेक्रेटरी थे यूपी के। पहली बार कांग्रेस ने टाई अप किया था यूपी में। सुशील कुमार शिंदे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के बाद अपोज कर रहे थे। ये सुशील जी ने मुझे एक दिन बताया, लेकिन बोले पूरा सब मेरे पे चढ़ गए, नहीं करना ही है अपने को। मैंने कहा बोले हम सत्ता में नहीं आएंगे, लेकिन गांव गांव अपना झंडे लगाने वाला घर होगा, गांव गांव अपना आदमी होगा। पूरा महाराष्ट्र कांग्रेस का था, अब आधा रह गया। अब इस सरकार में तो 1/3 रह गया। 1/3 आप जितने जितने सीट लड़ोगे वहीं आपके नाम लेने वाले लोग हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप चुनाव ही नहीं लड़ रहे हो पिछले 3 चुनाव से, वह कौन कांग्रेस कार्यकर्ता होगा? क्यों करेगा कोई कार्यकर्ता राजनीति आपके साथ, जब आपको वहां चुनाव ही नहीं लड़ना है? तो पार्टियां ऐसी खत्म हो गई है। कांग्रेस को भले एक सीट नहीं आए, लेकिन कांग्रेस को अपना वजूद जिंदा रखने के लिए और वोट बैंक फिर से बढ़ाना हो,
तो जो वोट ट्रेडिशनल वोट कांग्रेस का है जो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया, कल आम आदमी से नाराज हो जाए तो कांग्रेस में वापस जाएगा, वो बीजेपी में नहीं जाएगा। बीजेपी बहुत दिनों से ट्राई कर रही है दिल्ली में। वो वोट पहली बार टूटा जब बीएसपी दिल्ली में चुनाव लड़ी, पूरी आउटर दिल्ली बीएसपी जीत गई, कांग्रेस का वोट स्प्लिट हो गया, बीजेपी सत्ता में आ गई। बीजेपी को वोट परसेंट वही 34, लेकिन सत्ता में आए। फिर आपको खुराना जी मिल गए मुख्यमंत्री, फिर आपको उसमें वर्मा जी मुख्यमंत्री मिल गए, साहिब सिंह वर्मा, और फिर सुषमा जी भी मुख्यमंत्री बनी उस 5 साल में 3 बार, 3 लोग बने। उसके बाद लगातार बीजेपी चाहे 28 सीट आए, चाहे सत्ता में आए, चाहे 28 सीट पे आए, चाहे बीजेपी 20 सीट पे आए, चाहे 4 सीट पे आए, बीजेपी का वोट परसेंटेज उतना ही है। सामने वाला स्प्लिट होते से बीजेपी को फायदा होता है। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनका बंगाल, सॉरी, इसका पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और गुजरात, इन विधानसभाओं में टाइप करना मतलब कांग्रेस को अपने आप को बचा हुआ वजूद भी खत्म करना है। जो 1-2% वोट खत्म होगा, 0 पे आ जाएगा। सवाल सीट का नहीं है, सवाल पार्टी को जिंदा रखने का है। लेकिन फिर कांग्रेस के पास दिल्ली में ये भी बात है कि संदीप दीक्षित को तो उन्होंने कर दिया आगे, लेकिन फिर संदीप दीक्षित को उतना अधिकार देने चाहिए, ताकत देंगे, ताकत देनी चाहिए। आप करते थे, आपने गुजरात में क्या किया, आपने सामने कर दिया वाघेला को, और ताकत थी अहमद भाई के पास, तो वाघेला के हाथ पैर बंद के उसका आप चुनाव लड़वाते थे। आप सोलंकी अध्यक्ष बनाए गए, लिस्टें यहाँ क्लियर हो जाती थी, सोलंकी सर पे हाथ रखते थे कि भैया इन लोगों को चुनाव लड़वा के कैसा मैं जीत पाऊंगा, क्योंकि ये जो स्लीपर सेल है बीजेपी के, इनसे पहले मुक्ति पाएंगे। अब बताइए, माकन साहब तो चुनाव के टाइम पे भाग जाते, पिछले चुनाव में तो लंदन भाग गए थे, और दिल्ली के नेता कहलाते हैं। बताइए, लवली दिल्ली के नेता थे, उनको पिछली बार लाया, वो भाग बीजेपी में भाग गए, वापस आ गए, वापस आने के बाद फिर उन्होंने खेल कर दिया। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के जो कांग्रेस ने जिसने भी स्टैंड लिया कि भाई हम साथ में लड़ना चाहते हैं, अखिलेश बिल्कुल करेंगे। फिर अखिलेश एक काम करें, आम आदमी पार्टी को टिकट सीटा दें अपने। आम आदमी पार्टी जितना ही इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं, क्या सबके साथ सीट शेयरिंग करने को तैयार है क्या अखिलेश जी यूपी में? तो तृणमूल कांग्रेस ने भी अखिलेश जी को बोला कि हम साथ दे रहे हैं आपके। नहीं, उनको लोकसभा में एक सीट दी, लोकसभा में अखिलेश जी ने एक सीट दी थी ललितेश्वर प्रति त्रिपाठी को, तृणमूल कांग्रेस के टिकट पे। वो एडजस्टमेंट था। वो जो सीट आप हारी रहे हो किसी को दे दो, ऑब्लाइज करो, सीट दो तो फिर जितवा के लाओ। अशोक भाई, मैं एक इस बात को इसलिए कर लूं क्योंकि ये बात ये करके इस 2 जगह और मुझे लग रहा है, क्योंकि थोड़ा टाइम है। एक तो महाराष्ट्र में जो कांग्रेस का गढ़ था विदर्भ, वहां पे कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई। अब उद्धव ठाकरे जी की इच्छा, भाई ये 2 चीजें हैं। उद्धव ठाकरे जी का एक तरफ ये है कि भाई बीएमसी में तो हम बहुत किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, हमें अपना लड़ने दो। तो कांग्रेस क्या वहां बाहर बैठ के सिर्फ ताली बजाएगी और उनको करेगी? दूसरा, नहीं, कांग्रेस लड़ेगी। मैं बिहार में, अशोक भाई मैं दोनों एक साथ आप फिर दे लीजिए। बिहार में लालू यादव जी पहली बार थोड़े विचलित नजर आए। वो उसका मुख्य कारण 2 हैं। एक तो पप्पू यादव बहुत की बात चल रही है कि वो कांग्रेस में आके उसके प्रदेश अध्यक्ष बने, वो किसी भी तरह से तेजस्वी और लालू जी को स्वीकार नहीं। दूसरा, कन्हैया कुमार, वो भी स्वीकार्य नहीं है। तो ये आपसी झगड़े जो मुझे लगता है कि ये भी कर रहा है, जैसे महाराष्ट्र में मैंने कहा, उनको लगता है कि सावरकर को आप कैसे गाली देंगे भाई। देखिए, सवाल मैंने इसीलिए कहा आपको कि महाराष्ट्र में, मुंबई में कांग्रेस को अलग लड़ना चाहिए, फिर अपने वजूद का सवाल है, लड़ना चाहिए। दूसरी बात है, शिवसेना दे भी सीट क्यों आपको? क्योंकि आपको सीटें देते आप बेचते हो। आपको विधानसभा में जो सीटें दी थी, मशीनों ने तो 95 सीट पे, 95 सीट पे मशीनों का खेल है। ये तो लोकमत ने लिस्ट ही दी है।
कि कहा 95 कॉन्स्टिट्यूंसी, 95 कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां जो मत डले हैं मशीन में और जो गिने गए उसमें अब तफावत है, किसी में कम किसी में ज्यादा हो गया। ये तो डाटा है सामने, आंखों के सामने। वह मशीनों का खेल हो गया होगा 95 पे। लेकिन बाकी सीटों पे क्या हो गया? ऐसे कई सीट है जो क्यों दी शिवसेना और कांग्रेस ने, ये समझ के परे है। राणा, नवनीत राणा के पति चुनाव जीतते हैं, उनके सामने शिवसेना वो उम्मीदवार दिया जिसका नाम अनाउंसमेंट होते ही सारी दुनिया बोलने लगी कि डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। रामटेक में शिवसेना ने क्यों सीट मांगी? क्या मिला? वो सीट बीजेपी खाते में गई। कई सीटें कांग्रेस ने बेची। उस चक्कर में कम से कम 20 सीटें ऐसी है जो शिवसेना और कांग्रेस ने थ्रो कर दी। 20 सीटें। तो फिर शरद पवार कल बोलेंगे कि भैया कांग्रेस के साथ क्यों टाइप करेंगे? आपको सीटें भी ज्यादा चाहिए, सीटें आती भी आपकी कम है, आप सीटें बेच के पैसा खा लेते हो। मैं अशोक भाई, मैं एक अंतिम प्रश्न करके इसको खत्म करेंगे। एक चीज और बहुत बहुत तेजी से चल रही है और उसको बहुत सिस्टमैटिक ढंग से लोगों के दिमाग में उसको फीड किया जा रहा है, बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन अब वो बहुत क्लियर हो गया है। एक डिबेट बार बार चलती है, बहुसंख्यक रहेंगे, बहुसंख्यक ही करेंगे। लेकिन जो मेरी समझ है भाई, ये देश तो संविधान और लोकतंत्र से चलेगा। लोकतंत्र में बहुमत होता है, बहुसंख्यक नहीं होता है। तो ये जो बहुसंख्यक को रिप्लेस, धीरे धीरे बहुमत को रिप्लेस करना चाह रहे हैं बहुसंख्यक कह के, मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत बहुत सटिल वे में, बहुत देखिए, जिसको ये कहते हैं ना ये महीन। ये वो जो यादव जो है, आपकी जस्टिस यादव हाई शेखर कोर्ट के, यादव। उन्होंने ये बात कही, शेखर यादव। और दुर्भाग्य है कि कॉलेजियम ने अभी उसके ऊपर स्ट्रांग एक्शन नहीं लिया। लेना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए जिनने वो कहा। मतलब कल ऐसा हो गया कि 25 लोगों ने मिलके किसी का मर्डर कर दिया और यादव साहब के सामने केस आया। तो यादव साहब बोलेंगे मारने वाले कितने थे? 25। बचाने वाले कितने थे? 3। चलो कोई दोषी नहीं, इसका मरना तय था। बहुसंख्यकवाद ना भाई, 25 लोग चाहते थे उसको मारना, फिर संख्या उनके पास ज्यादा है, उसको मरना ही है। ये सवाल बहुसंख्यकवाद का या अल्पसंख्यकों का नहीं है। ये सवाल संविधान है और संविधान के हिसाब से चलने का है। ये गांव में यदि 2 मुसलमानों के मकान होंगे तो वो नमाज नहीं पढ़ सकता, ऐसा कौन सा कानून है? कल लोग कहेंगे कि भाई आप नमाज तो नहीं पढ़ेंगे और आप नॉनवेज नहीं खाओगे, लहसुन प्याज भी खाए तो काट डालेंगे आपको, तो आप इसको क्या करेंगे? कोई सोसाइटी है, वो सोसाइटी कहेगी कि भाई ये मराठियों की सोसाइटी है, यहाँ तो उत्तर प्रदेश वालों को नहीं देंगे ठीक जगह। कोई मोहल्ला होगा, वो मोहल्ला कहेगा नहीं, इसमें बिहार वालों को हम एंट्री नहीं देंगे, किसी मोहल्ले में मराठी वालों को एंट्री नहीं होगी। तो फिर क्या हम ऐसे पॉकेट में अलग अलग छोटे छोटे गिरोह स्थापित कर रहे हैं क्या? ये क्या है? कहां जा रहा है देश? सवाल संविधान से। बहुसंख्यकवाद जो है ये मनुस्मृति का एक सुधारित रूप है। ये भाषा मनुस्मृति की है जो ये लागू करना चाहते हैं, क्योंकि वो लागू करने से इनके इनके पास असीमित अधिकार आएंगे और सवाल पूछने का और नागरिकों के अधिकार समाप्त हो जाएंगे। वर्ण व्यवस्था लागू होगी। काहे का रिजर्वेशन? कौन मांग रहा है रिजर्वेशन? पुलिस प्रोटेक्शन घोड़ी पे बारात के लिए? कौन है रे वो घोड़ी पे बैठना चाहता है? उसका मुंह काला करके गधे पे घुमाओ। तेरी हिम्मत, तू जाएगा घोड़ी पे? ये होगा। जी जी जी। मैं समाप्त करूं, और मैं एक चीज बार बार ये लगता है, कहीं कहीं एक मन में एक शंका भी रहती है कि जो ये बहुमत को लोग उसको बहुसंख्यक से वो चेंज कर रहे हैं और धीरे धीरे जिस तरफ बढ़ रहे हैं,
मुझे पढ़ के बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि नॉर्थ कोरिया में अशोक भाई 99.99% लोगों का वोट पड़ता है और 637 सीटें एक ही कैंडिडेट खड़ा होता है, एक ही कैंडिडेट। कहने को 3-4 पार्टी, हर पार्टी कैंडिडेट, और उस क्या सुप्रीम जो है उनकी पार्लियामेंट होती है, सुप्रीम साहब का तो इलेक्शन नहीं होता है। कुछ उसी तरफ हम लोग भी धीरे-धीरे वन नेशन, वन इलेक्शन, वन पार्टी, वन। बांग्लादेश में यही तो हुआ। बांग्लादेश में शेख हसीना ने क्या किया? यही तो किया। हमारे यहां क्या हो रहा है, उसी को तो कॉपी कर रहे हैं। विपक्ष को जेल में डालो, झूठे मुकदमे फंसाओ, एजेंसी का उपयोग करो। जी। और इसके बाद क्या हुआ? आप सत्ता में रहे 1 साल, 10 साल, 15 साल, उसके बाद जो विस्फोट हुआ, आज भागना पड़ा आपको। जी। वही होगा। खैर अशोक भाई, इस पे किसी और दिन, क्योंकि ये भी एक भारत ने एक ऐसा काम किया है, अडानी जी के बेईमानी को बचाने के लिए शेख हसीना को जिस तरह से आपने यहाँ रोक के रखा है, वो एक बड़ी समस्या भारत बिना बात के अपने सिर पे ले रहा है। नहीं, अभी अपनी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है बांग्लादेश के साथ। उन्होंने मांग भी लिया है, उन्होंने ऑफिशियली अब लेटर दे दिया है। लेकिन अब भारत क्या कहता है? नहीं जाने देंगे, क्योंकि वहां जाते ही पोल खुल जाएगी, क्योंकि जो अकूत पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसमें शेख हसीना के ऊपर ट्रायल चलेगा, तो मामला तो खुल जाएगा ना कि वो पैसा कहाँ आ रहा है, किसके पास जा रहा है, खुल जाएगा नहीं। इस पे किसी और दिन चर्चा जरूर करेंगे अशोक भाई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।